पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान युद्ध झेलने की हालत में नहीं है। मूडीज की चेतावनी, अगर युद्ध हुआ तो डूब जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की जीडीपी चरमरा जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही पिछले एक हफ्ते में 5,000 करोड़ रुपए युद्ध की तैयारी के ऊपर खर्च कर चुका है। पाकिस्तान आईएमएफ के लोन पर चल रहा है और कसीदे इस बात के कि भारत को हम पछाड़ कर दिखाएंगे और हम जैसलमेर में और अयोध्या पहुंचकर हम नाश्ता करेंगे। इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, बहुत ज्यादा सुन रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे बयानों को। एक बयान, पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। दूसरा, शाहीन, अब्दाली या फिर गजनवी या गौरी या एटम बम, ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे हैं। मरियम नवाज का बयान ये आता है कि हम इंशाअल्लाह भारत को जंग में शिकस्त दे देंगे। उसके बाद उनकी एक सीनेटर का बयान आता है कि हम अयोध्या में जाएंगे, वहाँ बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएगा हमारा सिपाही और असीम मुनीर वहाँ पर अजान देंगे। इस सब के बीच मूडीज की हकीकत बताने वाली बात कि अगर लड़ाई लड़ ली तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं रह जाओगे। जी बिल्कुल, जो मूडीज का बयान आया है बस यही सच के करीब है और बाकी जितनी बातें आपने बताई वो काल्पनिक है। वो काल्पनिक इसलिए है कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति इतनी खराब है जितनी इतिहास में आज तक कभी नहीं रही। और ये स्थिति न केवल इकोनॉमी की वजह से खराब है बल्कि इस वजह से भी खराब है कि पाकिस्तान के जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ के बलूचिस्तान के लोग हों या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हों, ये सब उनके अगेंस्ट है। और तो और वो अफगानिस्तान जिसके बारे में फजलुर रहमान ये कह रहे थे अपनी सेनेट के अंदर खड़े होके नेशनल असेंबली में कि ऐसे समय में अफगानिस्तान को हमारे साथ होना चाहिए था, हमारी गलती रही कि हम फौज की सोच के ऊपर काम करते हैं। यानी कि पाकिस्तान तो कमजोर है ही, पाकिस्तान की आर्मी खास तौर पे सबसे ज्यादा कमजोर है। और सही कह रहे हैं जो ये और खाली मूडी नहीं कह रहे साहब, आप देखिए अमेरिका में बाकायदा 2 सेनेटर्स ने एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल पेश किया और उस बिल के अंदर ये कहा गया कि हमने उस पाकिस्तान को समर्थन दिया था जो डेमोक्रेटिक है। ये पाकिस्तान जिसमें इलेक्शन फेयर नहीं है, फ्री भी नहीं है, और तो और पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में बंद कर रखा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि वहां के आर्मी चीफ यानी कि मौलाना मुनीर या जिसे कहेंगे जनरल मुनीर, बोले उसका वीजा रद्द कर देना चाहिए और उसकी संपत्ति के ऊपर भी बैन लगा देना चाहिए। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इस बयान को नहीं मानते, लेकिन ये बात कही गई। और ये बात जिक्र किसने की? ये यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर ने। यानी कोई तरफ ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान जो उनका बड़ा खास दोस्त था वो आज ये कह रहा है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के गले में एक लंबी रस्सी बांध दी है। अब ये जो एक किस्म से उसके गले में एक नूर। और कर्नल टीपी त्यागी, एक बात यहां पर और सोचने की है और मैं आपसे, क्योंकि आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की नजर कहां पर है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैं कर्नल टीपी त्यागी आपका एक बार फिर रुख करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी में है भारत। पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकने की भारत कोशिश करेगा। भारत ने वित्तीय सहायता रोकने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक पर दबाव डाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा भारत में आ रहे आतंकवादियों को हथियार देने और उनको कत्ल गारत करने के लिए
खर्च करता है। लिहाजा एशियन डेवलपमेंट बैंक को भारत की तरफ से कहा जाएगा कि जब इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं, भारत में खून खराबे के लिए करता है, तो इस पैसे को देने से हाथ खींच लिए जाएं। और अगर ये भारत करवा लेता है तो पाकिस्तान को घुटनों पर आते देर नहीं लगेगी। पहले ही मूडीज की चेतावनी के बाद IMF भी बहुत जल्द अपनी एक रिव्यू बैठक करने वाला है। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, पहले तो ये आपने बताया कि मूडीज का असर, मूडीज वो रेटिंग एजेंसी है जो तय करती है कि किसी कंट्री की माली हालत कैसी है और वो कैसा परफॉर्म करेगा, उस बेसिस पे उसे पैसा मिलता है अपने डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी भारत के कहने पर पैर पीछे खींचता है, फिर पाकिस्तान की गौरी, शाहीन, अब्दाली और ये सारी की सारी मिसाइलें क्या चलने लायक इनके पास फ्यूल रहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नहीं रहेगा। और भारत ने दिस इज कॉल्ड कि दुखती रग के ऊपर हाथ रखना। अब इस समय पाकिस्तान जो पिछले ही हफ्ते युद्ध में 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, यानी कि यूं कहिए कि बहा चुका है, उस पाकिस्तान के बारे में अब भारत ने न केवल एशियन डेवलपमेंट बैंक बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सबको अप्रोच किया है कि आपका जो लोन देने का क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है लोन रिपेमेंट। अब वो लोन रिपेमेंट तो ये कर नहीं पाते, ये तो लोन रिपे करने के लिए लोन लेते हैं। आप सही कह रहे हैं, 2025 में ही 20 अरब डॉलर के करीब वो रिटर्न भी करना है। 6-7 अरब डॉलर पास में पड़े हुए हैं और जंग लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैर मचल रहे हैं, हाथ मचल रहे हैं। तब इसको तो शेख चिल्ली वाली बात कहते हैं, किसी की जुबान तो रोकी नहीं जाती। और अगर आप किसी को चाटा मारते हैं तो उसे रोने से रोक नहीं सकते। तो ये एक किस्म का पाकिस्तान का रोना है। लेकिन ये सच है कि भारत, क्योंकि भारत का, देखिए भारत के कैरेक्टर को आप यहाँ से समझिए कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव आएगा। किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के देश की तरफ से एक चू भी नहीं आई। कारण ये था कि वो पाकिस्तान के कैरेक्टर को भी जानते हैं और हिंदुस्तान के कैरेक्टर को भी जानते हैं। हिंदुस्तान की बात की कीमत है। अब अगर हिंदुस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, इनसे ये कहता है कि जो, और इनकी शर्तों में शामिल है कि पाकिस्तान अपने यहाँ टैक्स बढ़ाएगा, अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन करेगा, अपने यहाँ अफसरों का और ऑफिशियल खर्चे को कम करेगा, जो लोन लिया है वो उसको रिपे करेगा, और सबसे बड़ी बात, आतंकी गतिविधियों के अंदर शामिल नहीं होगा। मगर ये तो सर से लेके पैर तक आतंकी गतिविधियों में शामिल है। और अभी तक तो बात ये थी कि शामिल है, अब तो जो सिचुएशन आई है वो पराकाष्ठा है। यानी कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, ये तो वो जनाब मौलाना मुनीर की तकरीर के ऊपर हुआ है, उसके द्वारा प्लानिंग करके हुआ है। जानकारी मिली है कि उसने बुलाया बाकायदा इसको, हाफिज सईद को, लश्कर तैयबा को, और इसको जिम्मेदारी थी, और उसने TRF को, कर्नल टीपी त्यागी, जो करना था पाकिस्तान की तरफ से इन टेररिस्ट ने पहलगाम में कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार और भारत का थिंक टैंक ये बात मान चुका है कि बस बहुत हो चुका। अब हम जो अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम शायद पहले उलझे हुए थे, हमें हाफिज सईद और मसूद अजहर बड़े दुश्मन लग रहे थे, लेकिन शायद भारत अब ये मान गया है कि ये छोटे मोरे हैं, असल दुश्मन तो पाकिस्तान आर्मी क्लब्ड विद ISI है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जितने, अच्छा इसके अंदर शक ये कहां से हुआ, जब तहुवर राणा को यहाँ लाया गया, वो एक बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम थी, लेकिन जब यहाँ लाया गया, जब मेजर अली का नाम, मेजर इकबाल का नाम और ये हाशिम मूसा का नाम, और ये पता लगा कि साहब ये तो बाकायदा उनके मेडिकल कोर के एक डॉक्टर थे, ये साहब वहाँ उनके पैराट्रूपर थे जो पाकिस्तान की ISI के अंदर बाकायदा फौजी ऑफिसर्स रहे हैं, वो आतंकी हैं,
तो फिर पता लगा कि फिर आतंकियों का आका कौन है। आका यानी कि आईएसआई है। आईएसआई जो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर आती है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी है। तो फिर मोदी जी ने सही कहा कि जमीन के इस कोने से उस कोने तक आतंकी और आतंकी के आकाओं को धूल में मिला दिया जाएगा, यानी कि ये समय आ चुका है। और थोड़ा जो इंतजार है वो भी समझिए सर। देखिए, किसी देश की कोई सेना 24 घंटे हमेशा के लिए युद्ध के लिए तैयार नहीं रहती। उसे तैयार रहते टाइम न केवल अपने जवान और अपने हथियारों को देखना होता है, बल्कि ये भी देखना होता है, खासतौर से पाकिस्तान के रेफरेंस में, कि कम से कम 20 दिन का हमारे पास वार वेस्टेज रिजर्व है। पाकिस्तान के पास तो 3 दिन का नहीं है सर। तो हमको थोड़ी तैयारी करनी है। 1971 में भी वार को 6 महीने इसलिए जनरल मानेकशॉ ने टाल दिया था क्योंकि वो वार वेस्टेज रिजर्व को या रिजर्व स्ट्रेंथ को या अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे। तो थोड़ा सा समय की बात है, लेकिन ये एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग Pakistan will be given an answer which will not only be befitting, it will be beyond his imagination. आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं कर्नल टीपीएस त्यागी, लेकिन आप मुझे सर न कहें, आप मुझे राजीव कह के संबोधित करें तो कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वॉर में जब तक सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है तब तक वॉर का मतलब नहीं रह जाता। भारत किस सरप्राइज एलिमेंट की तैयारी कर रहा है आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। एलओसी पर बार बार सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसके चलते भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता अखनूर बॉर्डर पर पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से 8 एलओसी के इलाकों में फायरिंग की गई है, जिसमें खासतौर पर अगर आप देखें तो अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा का इलाका जो है वो भी शामिल है। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक बीती रात भी लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच पाकिस्तान की तरफ से अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो जानकारियां हैं, बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी जो है वो पहले से है। लगभग 42 टेरर लॉन्च पैड की जानकारियां हम खुद आपसे साझा कर चुके हैं। ये जो इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, यहाँ जंगल हैं, यहाँ नादियाँ नाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ये होती है कि इन जंगल के रास्तों से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाएं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इन्हें सक्रिय किया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान सरहद पार बैठे अपने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करके यहाँ पर हालात को खराब करने की कोशिश में है। जैसे पहलगाम में आतंकी हमला किया, उससे पहले पाकिस्तान कर रहा है। अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो की जा रही युद्ध विराम के उल्लंघन है, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। और अभी सुबह अगर बात करें तो उस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि सरहद पार से अगर कोई घुसपैठिया इस ओर आया है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, उसे मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है पाकिस्तान जो है वो डर कर इस तरह की हरकतें कर रहा हो, ताकि ये भारतीय सेना को जो है वह एंगेज रखा जा सके। मगर भारतीय सेना लगातार सतर्क है और एक संदेश पाकिस्तान को लगातार दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकी और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मंडीग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और बड़ी खबर का रुख ले लेते हैं। जंग की आहट के बीच इंडियन एयरफोर्स की हुंकार, वायुसेना अलर्ट, राफेल तैयार। एयरफोर्स चीफ वायुसेना पर पूरी तरह से उन्होंने कहा हम अलर्ट पर हैं। एयरफोर्स चीफ का बयान, किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार है राफेल और बाकी विमान। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल, उनका साफ साफ कहना है हम किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार हैं और हमको कार्रवाई क्या करनी है वो कोई भी समय हम तय करेंगे। ये तय करने का जिम्मा केवल और केवल भारत के ऊपर है, केवल और केवल हमारे ऊपर है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। सिग्नल मिलते ही समय, निशाना, टारगेट और एक्यूरेसी, इन सब के साथ अपना काम हम कर लेंगे। भारत पाक तनाव बढ़ने पर वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। राफेल विमान किसी भी समय तेज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि जानकारी वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उन्होंने पीएम को बताया कि वायुसेना की तैयारी पूरी है। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें कर रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। कर्नल टीपीएस त्यागी, भारतीय वायुसेना
हमारे थल सेना अध्यक्ष और हमारे नेवी के एडमिरल सब ने 1-to-1 पीएम के साथ मीटिंग कर ली है। इस मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल वहां पर चाय पीने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना और प्रधानमंत्री को वो बताना जो मीडिया में नहीं आता है। हमारे तीनों चीफ ने प्रधानमंत्री को अपनी तैयारी के बारे में बता दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार सॉर्टीज करवा रहा है अपने F-16 की या JF-17 की, भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना अगर इस जंग में शुरुआती तौर पर आमने सामने आते हैं, जो अगर होती है, तो आपको किन कारणों से लगता है कि भारत की वायुसेना भारी पड़ने वाली है? देखिए, अगर पाकिस्तान का देखें तो जो JF-17 है, जो थोड़ी देर के बाद ही इसके एयर फ्रेम में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। जो F-16 है, ये 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। वो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि उसको देते टाइम ये कंडीशन लगाई गई थी कि इसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पर अगर मान लीजिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो अब हिंदुस्तान की तरफ से देखिए, हिंदुस्तान में राफेल 4.5 जनरेशन का वो एयरक्राफ्ट है, खास बात समझने की, कि जो एक मिशन में 4 काम कर सकता है। यानी कि रिकॉनाइसेंस भी कर सकता है, एयर टू एयर अटैक भी कर सकता है, एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है, और इसके साथ साथ इंटरसेप्शन भी कर सकता है। तो लीथल है। और इसके साथ जो मिसाइल्स है वो उससे भी ज्यादा लीथल है। यानी कि इसमें जो मीटियोर मिसाइल है, जो स्केल्प मिसाइल है, जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज और शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज तक की मिसाइल है। मगर केवल राफेल नहीं जी, इसके साथ में सुखोई 30 अपने आप में एक लीथल एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और मजे की बात ये कि ये दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है। अब खास बात क्या निकली कि सुखोई और राफेल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो इनका कॉम्बिनेशन है, वो एक्सेप्शनली लीथल है, जिसके सामने पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं भी नहीं टिकती बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। कहीं भी नहीं टिकती जी, बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, जैसे कर्नल टीपीएस त्यागी कह रहे हैं। लेकिन जब फोर्स जंग में उतरती है, क्योंकि हम बात करते हैं वॉर या जंग की, इसका बात करना जितना आसान है, जमीन पर एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है। और जमीन पर एग्जीक्यूट वो बेहतर तरीके से कर पाता है जो आर्मी के उस मोटो को याद रखता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और भारत वो लगातार करता रहा है। बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद कर्नल टीपीएस त्यागी एक बार फिर आपके पास आऊंगा आपके अनुभव को साझा करने के लिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्रांस ने फैसला लिया है, पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। एयर फ्रांस और लफ्थांसा दोनों ने एक साथ फैसला लिया है। पाकिस्तान को इससे नुकसान ओवर फ्लाइट फीस का भी होगा, जिससे उसे रेवेन्यू हासिल होता है। भारत के जरिए मिलना वो पहले ही बंद हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को जर्मनी और फ्रांस दोनों ही अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पाकिस्तान के पास वैसे ही पैसे नहीं है। मूडी कह चुका है कि बिक जाओगे बुरी हालत हो जाएगी, और उसके साथ ओवरफ्लाइट रेवेन्यू अगर नहीं मिलता है तो और दिक्कत होगी। कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि पाकिस्तान यहां पे भी मार खाएगा अगर ओवरफ्लाइट उसको रेवेन्यू फीस नहीं मिलती है तो? दूसरी बात, अब मैं पाकिस्तान के नक्शे पर भी आपसे डिटेल में जवाब चाहूंगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान अगर सरवाइव नहीं करता है तो पाकिस्तान के फ्रैक्शंस होंगे। दो हमें क्लियर कट समझ में आते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, क्योंकि अगर भारत के साथ उलझेगा, सिंध पहले से अलग जाना चाहता है और बलूचिस्तान आजकल काफी ज्यादा हावी है। उधर अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान पर नजर गड़ाए बैठा है। आप इसको भी डिटेल में समझाइए, उस खबर के साथ कि एयर फ्रांस और जर्मनी ने अब पाकिस्तान को अवॉइड कर दिया है। देखिए, आपने सही कहा, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। यानी कि एक तरफ तो इकोनॉमी की मार सब तरफ से पड़ रही है, ऐसे में वो 7,000 करोड़ रुपए पहले ही एक हफ्ते में वार की तैयारियों में खर्च कर चुका है। और ऐसे में ब्रिटेन और जर्मनी अगर उसकी एयर स्पेस का यूज नहीं करते हैं तो जो 2 पैसे उनसे मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। भारत पहले ही कर चुका है, तो इकोनॉमी तो उसकी बिल्कुल गर्त में, और इसको गर्त नहीं, मैं तो कहूँगा जमीन के नीचे जाने के स्तर पर आ चुकी है। अब दूसरी बात, 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस समय पाकिस्तान के नक्शे में बलूचिस्तान नहीं था।
उस समय उसके नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं था। उस समय उसके नक्शे में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं था। ये तीनों किसी भी तरह से जो पाकिस्तान के पास आए हैं ये अलग होंगे, और ये अलग होंगे इसका इस समय तो जमीन के ऊपर प्रूफ मिल रहा है। हम इसका सैद्धांतिक प्रूफ क्या दें? जमीन में बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं जो अपनी आजादी खुद मुख्तियारी ऐलान करने को तैयार है। और फजलुर रहमान ने अपनी सेनेट में खड़े होकर ये कह दिया है कि जिस रोज ये जिले ऐसा करेंगे यूनाइटेड नेशन उन्हें मान्यता दे देगा। वहां के तुर्बत प्रांत में और एक दूसरा प्रांत है, अभी 2-3 दिन पहले उसका नाम कातिल या कुछ है, वहां से पाकिस्तान की सेना को निकाल दिया गया है। वहां से पाकिस्तान और जो हाईवेज है उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। रेल का हादसा, बसों का हादसा, ये सबने देखा था। तो अब बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के आतंकियों जैसे जाहिल आदमी नहीं है। उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कमिटेड हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए वो लोग हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कोई टेररिस्ट एक्ट कहीं और नहीं देखा गया, पाकिस्तान का हर जगह मिल जाता है। लिहाजा मैं कहता हूं कि इन कंपैरिजन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट आर्मी डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। और बलूचिस्तान का अलग होना अवश्यम भावी इसलिए भी है क्योंकि उनके साथ जुल्मों की पराकाष्ठा हो गई है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने तो किया ही किया, उसने चाइना को और बुला लिया, और अब चाइना के लिए भी वहां पे अपने उस ग्वादर पोर्ट पे और जो उनके साथ में हुआ, यानी कि वहां पे जितने मैनेजर हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, जितने ओवरसीयर हैं वो पंजाब प्रांत के, और जो लेबर है उस लेबर में भी बलूचिस्तान के लोगों को कम पैसे ये कहकर कि आप लोकल हैं, और वहां के हजारों हजारों यानी 47% पाकिस्तान का जो हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, जहां से काशगढ़ से ग्वादर तक जाने वाला सीपीईसी निकाला जा रहा है, वहां पर ही वहां के लोगों को मयसर नहीं है न खाने को न ढकने को कपड़ा। लेकिन पाकिस्तान सर जहां पर इतनी बुरी हालत में है लेकिन फिर भी भारत के साथ लड़ना चाहता है, क्योंकि उनका कहना है हमारी मुसल्लह अफवाज बहुत कुछ करके दिखा सकती है, उसके पास पैसे नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है। अब यह भी पता चला है कि अभी अभी वहां पर 4.2 का एक अर्थक्वेक भी आया है। खैर पाकिस्तान समझे इससे तो बहुत कुछ समझ सकता है। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पहलगाम टेररिस्ट हमले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत ने अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करने के बजाय उनके गले में लंबी रस्सी लपेट दी है, जैसा कर्नल टीपीएस त्यागी भी कह रहे थे। इस बयान से उनका मतलब है भारत अपने दुश्मनों को एक झटके में नहीं बल्कि पूरी तरह शिकंजा कसकर धीरे धीरे सजा दे रहा है। अमरुल्लाह सालेह का बयान पाकिस्तान पर निशाना साधा। कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी, अमरुल्लाह सालेह ने तो आखिरी कील एक तरीके से ठोक दी है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान की बात है, हमेशा से अफगानिस्तान कहता रहा है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानता है, और यहां पर क्योंकि पख्तून रहते हैं ये इलाका उसका है। ये पाकिस्तान का एक टुकड़ा, बलूचिस्तान दूसरा, सिंध तीसरा, पीओके भारत के पास, तो बचा हुआ ईस्ट पंजाब ही बसता है। यानी पाकिस्तान 5 हिस्सों में तो समझ में आ गया है, लेकिन अफगानिस्तान इतना टफ स्टेटमेंट देगा, क्या पाकिस्तान को उम्मीद थी सर? देखिए अफगानिस्तान ने देख लिया ना, पाकिस्तान को पसंद है हलाल। एक झटके में हमने कहा हम भी तुम्हें नहीं मारेंगे, और हमने हलाल की शुरुआत ये तो अब कहा है अफगानिस्तान ने, हमने तो शुरू कर दी है। हमने चेनाब में जो हमारा बैराज है, उस बैराज में जो बैराज के गेट्स हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लोअर करना शुरू कर दिया है, यानी कि टेल एंड के ऊपर पानी कम पहुंचने लगा है। और यही अब हम दूसरी नदी पे करना चाह रहे हैं, झेलम में ये करना चाह रहे हैं, वहां भी ये करेंगे। तो पानी की कमी ये आहिस्ता आहिस्ता उनको दिखाई देगा कि हाँ ये हलाल हो रहा है। और ये उसी तरह है जैसे अफगानिस्तान ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के गले में एक लंबी रस्सी बांध दी है। अब ये मर्जी है पाकिस्तान की, या तो उसका फायदा उठाए और सारे आतंकियों को इंक्लूडिंग मुल्ला मुनीर को हिंदुस्तान के हवाले कर दे, और या फिर उसी को अपने गले में फांसी का फंदा या नोज बना के इस्तेमाल कर ले। वी हैव गिवन द बोथ चॉइसेस टू पाकिस्तान।
बिल्कुल सही कहा अफगानिस्तान ने, और अफगानिस्तान का भी सही बात है। अफगानिस्तान में जो पश्तून है, इस तरफ वाले भी और डुरंड लाइन के उस तरफ वाले भी, वो दोनों अपनी भाषा बोलने के हिसाब से इस कदर एक साथ जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग देशों में नहीं बांटा जा सकता। जो अफगानिस्तान कहता है कि मैं इन दोनों को मिला के अपना एक पश्तूनिस्तान बनाऊंगा, या जो भी कुछ उसका नाम रखेगा, पर कुल मिला के बात ये हुई कि अफगानिस्तान जिसको उम्मीद कर रहे थे कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, आज वो ही न केवल इस तरह का बयान दे रहा है, बल्कि ये भी खबरें आई थी कि वो भी अपनी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए शायद रोक देगा या कम कर देगा या डाइवर्ट कर देगा। कर्नल टीपी त्यागी, आपने जो एनालिसिस सामने रखा है, ये एनालिसिस अगर पाकिस्तान आपको एनिमी ना समझते हुए अगर समझने की कोशिश करे तो अब भी वक्त है, लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो भारत विरोध के बिना जिंदा रह पाए। भारत विरोध उसकी नसों में है, भारत विरोध से पैदा हुआ और भारत विरोध से ही शायद उसके साथ साथ अंतिम सांसें गिनेगा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। आतंक के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन रूसी राष्ट्रपति ने दिया है। रूसी राष्ट्रपति, रूस एक भारत का टेस्टेड फ्रेंड रहा है पुराने इतिहास से, और पिछले दौर में जब रूस अलग थलग पड़ गया था, भारत ने भी लगातार दुनिया के तमाम दबावों के बीच जो बाइडेन सरकार की दौरान भी रूस के साथ बने रहते ही भारत लगातार बना रहा। कोई भी किसी भी तरीके का रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया हो, भारत उससे न्यूट्रल खुद को रखे रहा, अलग रहा लगातार, और रूस के साथ भारत अपने समझौते और अपनी बातचीत और अपने सौदे लगातार जारी रखता रहा। शायद व्लादिमीर पुतिन इन संबंधों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा उन्होंने भारत के साथ पूरा सहयोग जाहिर किया है। आतंक के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ जेडी वेंस और शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो सब के सब मिलकर मार्को रूबियो और साथ में रशिया से व्लादिमीर पुतिन ये इशारा दे रहे हैं कि वर्ल्ड किस तरफ है। क्या अगर आगे सिचुएशन बिगड़ती है तो आप इसमें पाकिस्तान की तरफ से तुर्की और चीन को शामिल होते हुए देखते हैं, या फिर आपको यह लगता है कि चीन अपने बिजनेस के चलते दूरी बनाकर रखेगा और तुर्की जितना बोल रहा है उतना करेगा नहीं? देखिए, जहां तक चीन की बात है, मैं आपको बता दूं कि चीन थोड़ा बहुत जो उसने PL-15 मिसाइल दी है पाकिस्तान को, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कारण ये है, आपको ध्यान होगा कि जब पुतिन चाइना गए थे और जिनपिंग से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वानगी देखने को मिली थी जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, और उस समय रशिया ने और चाइना ने रियलाइज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट भारत इन द फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप हो ही नहीं सकता। लिहाजा चाइना पे प्रेशर डाला गया कि आप तुरंत डेपचोंग और डेमचोक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। 24 घंटे पहले उसे डाइल्यूट किया गया। लिहाजा because Russia, China and India, these three are necessary. If at all a new world order comes, तो China will not go all out against India. थोड़ा बहुत मदद उसे पाकिस्तान को करनी है तो वो कर देगा, या अपने CPEC के बारे में कुछ सोच लेगा, but that is not very effective. As far as Turkey is concerned, टर्की तो एक सीजनल वार मोंगर है। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हो, या इजराइल और हमास की लड़ाई हो, या रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, कभी ड्रोन के बहाने, कभी मिसाइल के बहाने, हर जगह आता है। यहाँ भी आया, उसने पहले शायद ट्रांसपोर्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भेजे हैं 6 पाकिस्तान को, अब एक जहाज भेजा है। लेकिन ये सब ऐसे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक पहाड़ में से अगर 2 बोल्डर टूट के गिर जाएं तो पहाड़ का कद कम नहीं होता। और आज पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान एक पहाड़ की तरह खड़ा है, क्योंकि रशिया साथ है। और रशिया, मैं अमेरिका को इतनी वो नहीं देता, रशिया इसलिए साथ है। अब देखिए, यही इसने पाकिस्तान ने अपने पैसे कमाने के लिए अपने जो 155 mm के आर्टिलरी शेल थे, जो अपने हॉविट्जर थे, जो अपने रॉकेट थे, वो यूक्रेन को दिए रशिया के अगेंस्ट।
और अब वो उम्मीद करे कि रशिया उसकी मदद करेगा। एक तो इसलिए, और दूसरी बात, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रशिया एंड इंडिया हैव बीन फ्रेंड। हमारी फ्रेंडशिप को सबसे बड़ा टेस्ट 1971 में हुआ था, जब अमेरिका का 7th एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा ही रह गया और कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद इंडिया एज ऑन टुडे, एंड ऑल अदर डिस्कशन मे बी ओनली फॉर द पर्पसेस, ये केवल एनालिसिस के लिए हो सकते हैं। द रिजल्ट इज क्वाइट क्लियर। जो दीवार के ऊपर लिखी हुई राइटिंग है कि पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, बस समय की बात है। और यही भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको और उनके साजिशकर्ताओं को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर भारत ये पहचान गया है कि अब असल साजिशकर्ता पाकिस्तान की आर्मी है, यानी उसे ख़त्म करने की तैयारी है। बस समय की बात है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत के डर से अब बुरी तरह घबराया है पाकिस्तान ने तुर्की से फिर मांगी है मदद। कराची पोर्ट पर तुर्की का एक जंगी जहाज पहुंचा है। पाकिस्तान को सैंड ड्रोन मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि गुडविल जेस्चर है, लेकिन इसके जरिए क्या किया जा रहा है भारत भी समझता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की का एक युद्धपोत कराची के हार्बर पर पहुंचा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नेवी के कर्मचारियों की, जो कि पाकिस्तान और तुर्की का झंडा लेकर इस वक्त हिलाते हुए दिख रहे हैं। और पाकिस्तान और तुर्की के नेवी के अधिकारी कर्मचारियों में बैठक हो रही है, लेकिन तुर्की का जहाज़ वहां क्या लेकर पहुंचा, उसका क्या संदेश है। तुर्की हमेशा कश्मीर के मामले को उठाने और उकसाने की कोशिश करता रहा है, लिहाजा तुर्की से भारत किसी भी तरह की उम्मीद नहीं पाले बैठा है। लेकिन क्या ये एक जहाज बहुत बड़ा फर्क ले आएगा? कर्नल टीपी त्यागी, क्या तुर्की का इस तरीके का सपोर्ट क्या एक डिफरेंस लाने की कोशिश करेगा? सर, मेरी बात देखिए कि हिंदुस्तान के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हिंदुस्तान के पास में 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हिंदुस्तान के पास MI आर्मी टेक्निक है। MI आर्मी टेक्निक का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक लॉन्च में, एक शॉट में 10 अलग अलग वॉरहेड से आप 10 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इट इज नॉट ओनली द कराची पोर्ट बट इंटरनल टारगेट्स आल्सो ऑफ पाकिस्तान व्हिच कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस MI आर्मी टेक्निक। अब बताइए, इसका मुकाबला पाकिस्तान का अगर एक वारशिप या 2 वारशिप या टर्की का भी एक वारशिप मिल भी जाए तो वो कोई आपस में एक दूसरे के सामने वो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता। कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता जहां तक नेवी की ताकत की बात है। और ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। आज की तारीख में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। आज तो हमारे पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी भी है। राफेल है, राफेल का तो मैंने जिक्र नहीं किया अभी। राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, तो इन सब को देखते हुए मैं नहीं समझता कि टर्की का वो जहाज उसमें चाहे कुछ भी आया हो कुछ कर पाएगा। और ये जो एटम की बार बार ये धमकी देते हैं, ये याद रखें कि अगर इनके वो पाव भर के एक टैक्टिकल बम का इन्होंने इस्तेमाल कर भी लिया और मान लीजिए बैटलफील्ड के ऊपर एक बटालियन तबाह भी हो गई, तो ये क्यों नहीं जानते कि हमारा बेशक फर्स्ट नो यूज का प्रिंसिपल है, लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक वार करेंगे और MI आर्मी टेक्निक से करेंगे तो फिर इनके 10 शहर यानी कि फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नाम ढूंढते रह जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इट इज द काउंटर अटैक कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया, द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसके दिमाग मैं भी आपसे सहमत हूं और मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंट की तरह काम करते हैं। इस जंग में पाकिस्तान जितना भी चिल्ला ले, हिम्मत उसकी भी नहीं होगी और भारत भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेटरेंट की तरह ही रखेगा। कन्वेंशनल वेपन से वॉर होगा। कर्नल टीपी त्यागी, बहुत शुक्रिया इतना वक्त निकालने के लिए मेरे दर्शकों के लिए और ये जानकारी